हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेश। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाइना किस तरह से अपना एशिया आउटरीच और ग्लोबल आउटरीच और अपना इन्फ्लुएंस पावर शो कर रहा है। उसके ग्लोबल एम्बिशन क्या है? इफ चाइना इज टॉकिंग अबाउट द लीडर ऑफ एशिया excluding India, and India is vice versa doing the very same thing, excluding China and increasing its sphere of influence as a leader of global south. चाइना के पास एक एडवांटेज है, उसकी इकोनॉमी। और इकोनॉमी का जो उसका ग्रोथ है वो इंडिया से पहले हुआ, जिसकी वजह से उसको एक एज मिल जाता है। और उसकी पॉलिसीज भी इस तरह थी स्टार्टिंग में ही कि वो इंडिया के सारे रीजन्स को इन्फ्लुएंस कर गया। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो 9/11 के बाद जो टेररिज्म हुआ उनके यहाँ, वो टेररिज्म को रूट आउट करने के लिए उन्होंने कंसंट्रेशन किया। अफगानिस्तान में फंस गया और वो चाइना पर बहुत ध्यान न दे सका। शायद वो इकोनॉमिक बेनिफिट उन्हें भी हो रहा होगा उस दौरान, चाइना के साथ ट्रेड करने में या चाइना का वेलफेयर में, इसलिए वो साइलेंट रहे। इस पूरे एशियन रीजन को वो छोड़ करके चले गए। जापान के शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर 2007 या 5 में इंडिया आते हैं, फिर इंडिया को कन्विंस करते हैं कि इंडो पैसिफिक, 2007 की बात है, कि इसमें कोऑपरेशन की जरूरत है। और क्योंकि चाइना का है एक, वो अकेला सिंगल लीडर है, इसलिए उसको हर कोई विजनरी कहता है। शिंजो आबे, उसने ही सबसे पहले वर्ड क्वाइन किया इंडो पैसिफिक, जिसमें फिर इंडिया ने, और ये जाकर रियलाइज हुआ 10 सालों के बाद 2017 में क्वाड ग्रुपिंग बना है। डिबेट होते रहे, बहस होती रही, चाइना बढ़ता रहा। इंडिया लार्ज स्केल पर इंपोर्ट किया आइटम्स, और दुनिया के हर कोने में, हर जगह चाइना के प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गए। 16% इंटरेस्ट, सॉरी, जीडीपी ग्रोथ रेट 16% पर चाइना ने ग्रोथ की है 2000 के बाद से 15-16 तक, जब तक ये क्वाड ग्रुपिंग बना नहीं। आप अगर देखें ना 1990 के बाद से और 15 तक, 2015 तक, तो ये 25 सालों के अंदर चाइना ने रैपिड एक्सपेंशन किया, ग्रोथ किया, और इतना तेज ग्रोथ किया कि वो यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी के साथ फर्स्ट सेकंड कर लिया, और दुनिया केवल कंज्यूमर बन गई चाइनीज प्रोडक्ट का। ये है, और ये सारी टेक्नोलॉजी यूएस लेड टेक्नोलॉजी थी, चाइना के पास कुछ था नहीं। यूनाइटेड स्टेट ने सारी टेक्नोलॉजी दी है, रिसोर्सेस और मैन पावर इस्तेमाल हुए चाइना के जरूर। ये है यूनाइटेड स्टेट की फेल्ड पॉलिसी, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, या किया भी होगा लेकिन जो भी है, लेकिन वर्क में तो दिखता नहीं है ना। वो इंडिया को छोड़, इधर इंडियन रीजन को छोड़ करके, और जब से वियतनाम का वॉर उसने बंद किया, फिर ईस्ट एशिया को भी छोड़ करके पूरा चला गया। वो केवल एक काम पे फंस गया, वॉर, अफगानिस्तान में। इसकी फील्ड पॉलिसी हुई कि चाइना को यहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन करने का मौका मिल गया।
क्योंकि स्पेस में इस पर्टिकुलर रीजन में उसका कोई कॉम्पीट करना या यहाँ के लीडर में उतना विजन भी नहीं था, सॉरी टू से दिस, है ना। अब किसी में विजन हो कि अगर सोच भी लो तो कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए कि उसको काउंटर करे। अब इंडिया बढ़ना शुरू किया। अब यूएस को भी पता चला कि तो भूल हो गई, और वेस्टर्न पावर्स को भी पता चला कि भूल हो गई है। अब जाकर के वो फिर से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ पैरेलल आना, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है जिससे लिटिल बिट अलाइनमेंट होता है बेस्ट का, है ना। तो चाइना के साथ एक ही बात नहीं है कि चाइना केवल चाइना को कंटेन करना है वॉर के दौरान। कंटेन मीन्स एक कंटेनमेंट की पॉलिसी मीन्स इंटायर पॉलिसी होती है, इकोनॉमी भी होती है, इंडिया के पास उतना मैन पावर्स भी है, वो एक सेट ऑफ पूरा इंडिया के पास कल्चर है चाइना को कंटेन कर सकने की, इकोनॉमी के फील्ड हो या मिलिट्री के फील्ड हो या इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस की भी बात हो। नहीं, एक सेकंड पावर एशिया में क्रिएट करना, यूनिपोलैरिटी अगर हो गई तो चाइना बदमाशियां भी कर सकता है ना। उसको उसकी पावर को चैलेंज करने वाला भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से इस रीजन को छोड़ देना, अगर यूएस ने इंडिया को सपोर्ट ना किया, इंडिया धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है लेकिन अपने पेट से ज्यादा उठाने की कोशिश करता है ना। और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, है ना। इमरजेंसी के दौरान से 85 के दौरान से अगर कॉन्सेंट्रेट करते तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते, लेकिन लीडरशिप हमारी उतना शायद विजनरी नहीं रही होगी, या थी भी तो हमारे पास रिसोर्सेस की कमी थी, या फिर जो भी सिस्टम रहा हो, या कहीं से भारत ने एनआईएम जो लिया था इसकी वजह से दुनिया ने भारत को सपोर्ट भी नहीं किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उसकी वजह से भारत कट ऑफ रह गया, है ना, वेस्टर्न पावर से। तो उसकी काफी रात को झेलना पड़ा है भारत को, इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखने की वजह से। देखो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होता था 1965 में, काफी अच्छी इकोनॉमी होती थी इसकी, क्योंकि सारा यूनाइटेड स्टेट इसको फंड करता था, है ना। और इसने भी खूब पैसे बनाए अपने वो टेररिज्म एक्सपेडिशन के दौरान। तो अभी मेरा बात मैं क्यों कर रहा हूँ इस मैटर पे, क्योंकि अभी देखा मैं न्यूज़पेपर में तो आज ही एक मीटिंग चल रही है वहां, और उसमें चाइना ने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की है ना। और इसको पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन ये आता है कि वो बात कर रहा है कि माइनस इंडिया एंड इंडियाज इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्रंट्रेशन, ब्लॉक पॉलिटिक्स, है ना, कॉन्फ्रंट्रेशन, ओल्ड मेंटेलिटी ऑफ ब्लॉक कॉन्फ्रंट्रेशन एंड जीरो सम गेम एंड प्रैक्टिस जेन्युइन लैटरलिज्म। और वो बात करता है कि वी मस्ट अपोज ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म and all forms of erecting barriers, डीकपलिंग है। तो आप बात समझ रहे हैं, डीकपलिंग डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हुआ। एक एक शब्द का मीनिंग मैं समझाता हूँ। पॉलिटिक्स में जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसके अपने एक बड़ी मीनिंग होती है ना। फॉर साइटेड डीकपलिंग ट्रंप के दौरान से ही ये स्टार्ट हुआ। कोविड के दौरान ये डीलिंकिंग, डीकपलिंग काइंड ऑफ समथिंग, है ना, डी रिस्किंग, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होने लगे। तो सर्विंग फॉर द सप्लाई चेन, अब आप समझे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कोविड के दौरान इन्होंने फुल लॉकडाउन अप्लाई कर दिया, है ना, सारे एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, तो जिससे ग्लोबल डिस्टर्बेंस भी पैदा हो गए, है ना, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी हुआ। इसलिए लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल प्रोडक्शन सेंटर्स होने चाहिए, ग्लोबल चाइना प्लस वन पॉलिसी, है ना। इसकी वजह होने की वजह से होगा कि कभी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस नहीं होगा, एक पर आप डिपेंडेंट हो, कभी भी दरवाजा बंद कर ले, है ना, तो सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही है कि चाइना को कंटेन करने के मेथड्स भी हैं ये, है ना, डीकपलिंग करना और बैरियर सिलेक्शन। अब ये जो बात कर रहा है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ये भारत को कह रहा है पर्टिकुलरली। और क्योंकि इंडिया कभी कभी स्टेप्स लेता रहता है। इंडिया के पास पोटेंशियल काफी है, लेकिन वो 150 अभी तो 150 बिलियन का ही ट्रेड है, 60 बिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच, इंडिया और
चाइना के बीच, जबकि 20 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट भारत करता है, जबकि 130 बिलियन डॉलर वो इंपोर्ट करता है। सॉरी, हमारी बोलने की ज्यादा आदत नहीं है, इस वजह से गला बैठ जाता है। तो ये चाइना की जो ये तरीका है, हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है वो केवल 20-21 बिलियन डॉलर का है, जबकि 130 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं। काफी ज्यादा हाईली डेफिसिट में है, करीब 100 और मोर देन 100 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। तो ये भी एक बहुत चैलेंजिंग, लेकिन इंडिया के पास स्पेस बहुत है। इंडिया ने इम्पोर्ट एफडीआई फ्रॉम द रीजनल कंट्रीज के साथ, है ना, उस पर भी ऑटोमेटिक रूट नहीं रखा हुआ है ना। आप गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं, तो सॉरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बैरियर है, ट्रेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। लैपटॉप चलाना था तो उस पर भी, मोबाइल फोन के इंपोर्ट्स पर भी नहीं, ट्रेड और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर। लेकिन इंडिया जो खरीदता है वो उसकी इंडस्ट्रीज के लिए इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं वो, है ना, जो बीच में इस्तेमाल होते हैं, ना वो फाइनल प्रोडक्ट्स में है, ना इनिशियल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल वगैरह तो भारत इंपोर्ट करता है, मे बी की अफ्रीकन कंट्रीज से, लैटिन अमेरिकन या फिर साउथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। लार्जली इंटरमीडिएटरी गुड्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट भारत करता है, क्योंकि इसके इंडस्ट्रियल चीजों में इस्तेमाल होता है। तो अब हमारा जो अभी टाइप पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ हमारे रीजनल कंट्रीज भी ज्यादातर अलाइंड हो रहे हैं चाइना के साथ। ये स्टार्टिंग मैंने किया था, मैंने कहा कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में सबसे पहले हुआ और उसको एडवांटेज हुआ। इकोनॉमी उसकी पहले ही बूस्ट हुई, उसने अपने इन सारे लोगों को डेथ ट्रैप में एक फंसा ही लिया, है ना। अब ये चाइना को छोड़कर जा नहीं सकते, हमारे पैसा आप दे नहीं सकते, है ना, दे ही नहीं सकते भाई। कोशिश कर लो, तुम्हारी इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम कोशिश कर लो। जिसकी इकोनॉमी ही भाई साहब 5-6 बिलियन की है, उस 57 बिलियन डॉलर डेट में है वो जिंदगी में वापस कैसे कर सकता है। ये छोटी छोटी इकोनॉमीज है, 2 बिलियन तो इनके ऊपर डेट हो गया, मालदीव के ऊपर पूरी कमर टूट गई, है ना। आप समझ रहे हैं, 2 बिलियन का। अब सोचिए वो अगर डेट उनका हो गया 10 बिलियन, तो कैसे वापस कर सके, जिंदगी में नहीं कर सकता हूँ। छोटी छोटी इकोनॉमी, मछली बेचना और ट्रेड टूरिज्म, दो ही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। अब नेपाल भी उसमें फंसता जा रहा है, उसको भी चस्का चढ़ा हुआ है ना। नेपाल में जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े ही आ, वो भी बहुत प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहा हूँ कभी भी वहां पे, जब अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, नेपाली गवर्नमेंट, वो कोalition की गवर्नमेंट आ गई है, तो उसका फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि हम चाइना के साथ ये जो 14 ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो चाइना के साथ लिंक करते हैं तिब्बत के साथ, है ना, उसको चाइना ओपन करे। अभी इसी मीटिंग के दौरान जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, भाओ फोरम फॉर एशिया, BFA एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 जो अभी हुई है, जिसमें ये है हैनान प्रोविंस है। ये हैनान प्रोविंस एक आइलैंड है यही साउथ चाइना सी में, है ना, बिल्कुल सदर्न पार्ट्स में। तो उसी पर ये वेरी नियर टू वियतनाम, तो यहाँ पर ये स्पीच हो रही। तो ये भी नेपाली मिनिस्टर भी उसमें है, वो कह रहा है कि 14 जो पॉइंट्स हैं इसको आप बैरियर्स को रिमूव करें और हम डायरेक्टली आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल। अब उधर हम निकलना चाहते हैं चाइना की तरफ, है ना। इंडिया की तरफ तो प्रॉब्लम हो जा रही है ना। बताइए, वो हिमालय इतना बड़ा है ना, उसको पार करके जाना चाहता है तिब्बत में, और तिब्बत के साथ लिंक करना चाहता है।
अब भारत को इस पे सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि चाइनीज अगर यहाँ इस रीजन में आए और नेपाल के साथ भारत का इमीडिएटली विदाउट वीजा विदाउट मैकेनिज्म है ना, ट्रांजेक्शन है, ट्रांजिशन है ना, तो भारत को भी बॉर्डर मजबूत करना होगा भाई साहब। अब तो ये उनके साथ अफेयर रखने लगे हैं, है ना, तो वहां से भी लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी चैलेंज भी हो सकता है अगर इतना ओपन अप बॉर्डर कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ा रहे हैं नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ, है ना, तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ओपन ट्रेड। और इनके पास ट्रेड करने के लिए है क्या, समझ रहे हैं आप? मुझे तो नहीं लगता है चाय पत्ती के अलावा कोई क्या ट्रेड करते हैं ये, लेकिन ठीक है करें ट्रेड। लेकिन ये जो लिंकेजेस होगा, है ना, ये एफिलिएशन जो है ना चाइनीज की तरफ ज्यादातर टिल्ट होता दिखाई दे रहा है ना। तो अब आप समझिए कि नेपाल भी अगर चाइनीज की तरफ 60% शिफ्ट हो रहा है, 40% इंडिया की तरफ है, बैलेंसिंग एक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिखाने की कोशिश कर। बैलेंस कौन लोग करते हैं फॉरेन पॉलिसी में? बैलेंस वो लोग कर सकते हैं जिनके पास कुछ है। नहीं, बैलेंस करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए आपके पास। अगर बैलेंसिंग ना सही से बैठी तो प्रॉब्लम कौन डील करेगा इसको? अभी जयशंकर 2 महीना पहले वहां गए थे, 3 दिन सारे पॉलिटिशियन से मिल के आए थे वहां, है ना, और फिर भी बात बनी नहीं। क्योंकि वहां पर भी मिस्टर ओली है, उसका एक कॉन्सेप्ट है कि वो चाइनीज लेड सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएशन है उसका, है। और आप देखेंगे तो हर एक इन सारे हमारे रीजनल कंट्रीज में कहीं ना कहीं एक सेकंड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाइनीज सिस्टम के साथ एफिलिएटेड है, एक इंडियन साथ साथ एसोसिएटेड है ना। जैसे मोहम्मद सोली जो है मालदीव से, वो भारत के साथ है, इंडिया लेट प्रो इंडिया। जबकि ये जो अभी मुजू है ये चाइना प्रो चाइना है। अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बांग्लादेश में है वो जो प्रो चाइना है, प्रो पाकिस्तान है। और जो अभी लेडी बैठी हुई है ये प्रो इंडिया है। अब ये जो प्रचंड था ये प्रो इंडिया था। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ओली सोली की जो पार्टी है वो प्रो चाइना है ना। तो ये सारे रीजन्स में ये प्रो इंडिया प्रो चाइना काइंड ऑफ सिस्टम बनाओ। जब उसकी गवर्नमेंट आएगी तो उधर हो जाएगा, जब इसकी गवर्नमेंट आएगी तो इधर हो जाएगा। इसलिए कई काइंड ऑफ कंफ्यूजन बना होता है कि हम इनके साथ किस तरह का एक होता है। अच्छी बात यह है कि नेपाल ने सोचा भी कुछ कि बहुत करीब 7-8 महीने पहले, हाँ, बीआरआई का जब बात चल रहा था तो भी यहाँ से लोग गए हुए थे नेपाल से। बीआरआई प्रोजेक्ट में नेपाल है तो वहाँ एक एनुअल मीटिंग होती है बीआरआई की। अभी 1.5 साल पहले या 1 साल एग्जैक्टली टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन बीआरआई का प्रोजेक्ट था वो एनुअल गैदरिंग, इसमें गया हुआ था नेपाल का। तो वहां पे बातचीत होती है तो उसने चाइना ने प्रपोज किया कि हमें सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी कर लेनी चाहिए, लेकिन नेपाल ने मना कर दिया। सारे एग्रीमेंट्स तो करेंगे लेकिन सिक्योरिटी एग्रीमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिया अब गुस्से में हो जाता है ना। तो इंडिया की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखता भी है, ऐसी बात नहीं है। बाकी कंट्रीज भी हैं लेकिन सिक्योरिटी पैक्ट्स भारत को थ्रेटन करने की जो कॉन्सेप्ट हैं इन पे उनको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो टॉपिक मैंने उठाया था मैं उससे कहीं और अभी भूमिका बनाने में ही इतना सारा टाइम निकल गया है ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी सेम तर्ज पे करूंगा, अभी तुरंत कंटिन्यूएशन के साथ, कि जो आज का जो मीटिंग है जिसपे चाइना स्पीच कर रहा है, ये सारे जो फ्रेमवर्क मैंने ड्रॉ किया है इसके पीछे इसके रीजन है, जो इसको एज मिला हुआ जिसमें कह रहा है कि हम एशिया को लीड करेंगे, है ना। तो अगर आप लोग देखना भी चाहें, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियोस तो होगी लेकिन चाइनीज लैंग्वेज ये हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन करके आपको सुनाई भी देते, इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज है न्यूज़पेपर में होगा ये सारी चीज। न्यूज क्या की है, जो लोग होते हैं न्यूज वाले, टीवी वाले, ये लोग बता देंगे आपको। अब देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। और अगर फॉरेन अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जब भी मूव करता है इसकी एक्टिविटीज पर हमें नजर रखनी बहुत जरूरी है ना। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, फिर सेकंड वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।